तारीख को मध्य रात्रि में शुरू होगा, जो सुबह 27 तारीख को 10:15 बजे तक चलता रहेगा। रमत के कथानक के बारे में थोड़ा बताओ। रमत के कथानक में क्या है संक्षिप्त में? रमत का कथानक ये है कि ये रमत का कथानक ये है कि ये पंजाब की रमत है। पंजाब का राजा जो है संघपति, वो अपना दरबार लगाए हुए बैठा है। इतने में कुसुम नगर का एक हलकारा राजा के पास आता है और उनको स्वयंवर का निमंत्रण देता है। राजा संघपति निमंत्रण को पढ़कर मन में खुशी मनाता है और सज धज के बाहर आता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि महाराज आप कहाँ जा रहे हो? संघपति कहता है कि कुसुम नगर के राजा ने अपनी लड़की का स्वयंवर रचा है, उसमें जो मच्छी वेधन करेगा वो उसकी बेटी फूलंदे से विवाह रचाएगा। अम्बादे कहती है महाराज आप वृद्ध हो गए हो, कानों पे सफेदी आ गई है, अब आपसे मच्छी वेधन नहीं होगा, जगत में आपकी हंसी होगी, लोग मतलब आपसे प्रसन्नता नहीं करेंगे। राजा कहता है तुम क्षत्राणी होकर मुझे ये उपदेश देती है, कायर बना रही है, मुझे तो तू सहायता करनी चाहिए जबकि तू मुझे कायर बना रही है। संघपति मानता नहीं है, कुसुम नगर जाता है। वहाँ पर जितने नृपति आए हुए थे राजा, किसी से भी मच्छी वेधन नहीं हुआ, केवल मात्र संघपति ने ही मच्छी वेधन किया और वो फूलंदे को ब्याह करके घर ले आए। फूलंदे जैसे महल के पास पहुंचती है और अपनी सौत को देख के कहती है महाराज मैं कदम ना इस घर में रखूं, चाहे कहो हरचंद, सौत पास रहना प्यार मुझको नहीं पसंद। तो राजा कहता है तो क्या करूं? बोले मुझे तो अलग से महल बनवा दो। राजा रातों रात रानी के लिए महल बनवा देता है। रानी उसमें निवास करती है। एक रोज वो छत पे चढ़ी हुई है, उधर से भक्त पूर्णमल की सवारी निकलती है। वो पूर्णमल को देखकर उस पर मुक्त हो जाती है और अपनी बांदी से कहती है बांदी ये नौजवान कौन है? बांदी कहती है तुझे पता नहीं है, ये तेरा लड़का है। फूलंदे कहती है मैंने इसे कब पैदा किया था, सो ये मेरा लड़का है। तो आपकी सौत का है? बोले सौत जाने, सौत का लड़का जाने, मेरे लिए तो तू उसको बुला के ला। बांदी खूब मना करने के बाद जब रानी मानती नहीं है तो बांदी पूर्णमल के पास जाती है और कहती है विनय करूं कर जोड़कर सुनो गरीब निवाज, याद किए हो महल में श्री राजन महाराज। आपको आपकी मौसी बुला रही है, उसके पेट में दर्द है, रात का समय है। भक्त पूर्णमल सोचता है जाऊं नहीं जाऊं क्या करूं। तो वो अपने मित्र से पूछता है कि भाई मेरे को बुलावा आया है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? उसका मित्र कहता है नहीं, लिपट जाए दुर्गंध तब सोच समझ मति मन, उस मौसी के महल में बिछे पड़े हैं फन, इसलिए मत जा, वहाँ स्थिति ठीक नहीं है। पूर्णमल कहता है नहीं मैं तो जाऊंगा ही। वो जाता है तो जैसे अपनी मौसी को हाथ जोड़ के प्रणाम करता है तो मौसी कहती है आओ मेरे पलंग पर बैठो और मेरे साथ शयन करो। पूर्णमल कहता है नहीं, ये तू कैसी गंदी बातें कर रही है, हरकत कर रही है, मैं तेरे क्या लगता हूँ? तुझे पता नहीं है, तू माता में पुत्र हूँ, सोच समझ मन माँ, चढ़ूं पिता की सहज पर तो पलट जमाने जाए। ऐसा काम मत कर जिससे मतलब दुनिया हंसे। पर वो मानती नहीं है। वो कहती है विरही मन जानत नहीं, ब्रह्म ज्ञान बैराग, प्रीतम पौधो पलंग पर रयो मदन तन जाग। वो कहता है नहीं देख मौसी, क्यों तू फंसे कुफंत में, छोड़ सनातन धर्म, अरे बेटे से सौहर कहे तुझे न आती शर्म। मौसी कहती है तू मेरा कौन सा बेनिफिट तुझे पैदा किया था, क्यों तू आशा निराशा करे है मुझे, मेरे दिल को दिलासा दिला तो सही, ये धर्म का शर्म का वहम दूर कर, दिलो जानी पलंग पे तू आ तो सही। वो कहता है ये बात गलत है, ऐसी धमकी दे किसको डराती है तू, यहाँ मुल्के अदम को तो गम ही नहीं, तुझे करना है सो कर गुजरना सभी, मुझे मरने का रंजो अलम ही नहीं। जिस मर्ज से हुई तू मौसी मुब्तिला,
कोई उसके बराबर बाबा ही नहीं। यह अर्ज है मेरी सो गर्ज है तेरी, इन मरीजों की मुझ पे दवा ही नहीं। रानी उसको रोकती है, पूर्णमल भागने की कोशिश करता है तो पूर्णमल की फेटार कटारी ये छीन लेती है। बांदी से कहती है कि जा तू राजा को बुला के ले गया। बांदी राजा को बुला के ले आती है। राजा पूछता है क्या बात है, तुम को भवन में क्यों बैठी है? बोले आपके लड़के ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। राजा मानता नहीं, कहता है तू झूठ बोल रही है, वो ऐसा है ही नहीं, वो जती है, वो कच्चा दूध में इसमें क्यों पानी मिला रही है तू, ये कुकर्म छोड़ दे। रानी कहती है मैं तो झूठी हूँ, पर इस बांदी से पूछ लीजिए। तो राजा बांदी से पूछता है कि क्या ये बात सही है? बांदी कहती है हाँ महाराज, पूर्णमल आया था और उसने रानी की बैया मरोड़ी वो करी। तो राजा को फिर फूलंदे कहती है जरा पहचान कर लो तो पिया फेंटा कटारी की, किसी की और की है या तुम्हारे ब्रह्मचारी की। जब संघपति पूर्णमल का फेंटा कटारी देखता है तो उसको विश्वास हो जाता है कि जरूर पूर्णमल यहाँ आया था। वो जल्लादों को आदेश देता है कि पूर्णमल को अरेस्ट कारावास करो और उसको फांसी की सजा सुना दो। पूर्णमल अपनी सफाई देता है कि गुलशन बांधी भेज मोय लियो महल बुलवाए, मौसी ने झूठा दिया ये इल्जाम लगाए, मैं एकदम बिल्कुल सत्य हूँ। संघपति मानता नहीं है, पूर्णमल को फांसी की सजा दिलवा देता है। पूर्णमल मर जाता है। पूर्णमल की जो माँ है वो उस लाश को लिए हुए जंगल में विलाप करती है। उधर से गुरु गोरखनाथ अवगढ़नाथ जाते हैं तो वो अपने चेले से अवगढ़नाथ से कहता है ये जंगल में कौन विलाप कर रहा है? अवगढ़नाथ कहता है कि महाराज इस अन्यायी राजा ने आपके चेले को मरवा दिया है। गोरखनाथ जी नाराज होते हैं, कहते हैं मैं इसको भी जला दूंगा। गोरखनाथ जी लाश को लेकर उसमें जल के छींटे छिड़क करके उसको पूर्णमल को जिंदा कर देते हैं। पूर्णमल कहता है महाराज मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं तो आपका चेला बनूंगा। गोरखनाथ जी कहते हैं कि भाई शादीशुदा हो तो पत्नी से भिक्षा लो और कुंवारा हो तो माँ से भिक्षा लो। पूर्णमल माँ के पास जाता है कि मैया मुझे भिक्षा दे। मैया उसकी आवाज़ पहचान लेती है, बोले तू है कौन? जब तक तू सत्य बात नहीं बताएगा मैं तेरे को भिक्षा नहीं दूंगी, और मेरे तेरे लगती क्या हूँ जो तेरे को भिक्षा दूँ। तो पूर्णमल से कहती है तू है पूर्णमल क्या बता? तो पूर्णमल कहता है हाँ माँ मैं पूर्णमल हूँ। तो क्या तू जिंदा कैसे हुआ? बोले गुरु जी ने गोरखनाथ जी ने मुझे जिंदा कर दिया है। तो माँ उसको भिक्षा देती है। पिताजी को संघपति को पता चलता है भाई पूर्णमल जिंदा हो गया है। तो वो पूर्णमल के पास आकर कहता है मैंने तेरे साथ अन्याय किया, मैं तेरी इस मौसी को जिंदा जलवा दूंगा। पूर्णमल कहता नहीं महाराज, इस मौसी के कारण से मुझे गुरु गोरखनाथ मिले हैं और मैं इनका शिष्य बनाऊं। गोरखनाथ जी पूर्णमल को लेकर के अपने साथ चले जाते हैं। कटाक्ष खत्म हो जाता है। बोला आशापुरा मैया की जय।